हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का, सॉल्व हो गया होगा आई होप। हेयर इज द आंसर्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया दैट इज 48,500, इट शुड बी। ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी 54,900, नेट प्रॉफिट शुड बी 17,480 जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट से द बैलेंसिंग फिगर विल बी क्रेडिट सेल्स दैट इज 1,75,000। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है उससे आपका जो अमाउंट ट्रांसफर होगा जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में, या इसको परचेजेस अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो दैट इज 2,40,000। ठीक है, तो अब जिन लोगों का भी आंसर आ गया, मैच कर गया, वो लोग कमेंट में डाल दो यस गॉट इट। और जिनका भी नहीं आया, वो जो भी आंसर टैली नहीं हो रहा आउट ऑफ दिस, share your screenshot in comment box or at my mail id that is rajshri.tutorials@gmail.com। तो जिनका भी आंसर नहीं आया वो कमेंट में डालें नॉट गेटिंग इट, कौन सा आंसर टैली नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में लिखें, मेल करें अपना स्क्रीनशॉट, आई विल रिवर्ट यू। ओके चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डेटर सिस्टम। ओके तो नेक्स्ट हमें करना है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट जो हमारा डेटर सिस्टम है ना, डेटर सिस्टम में हमारा जो मेजर अकाउंट होता है वो ब्रांच अकाउंट ही होता है। ठीक है, बाकी जो भी हम बनाते हैं, अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बनाते हैं, हम ब्रांच डेटर्स भी बनाते हैं, हम ब्रांच कैश भी बनाते हैं। जो भी हम अकाउंट बनाएंगे वो सब हमारे मेमोरेंडम होंगे। मेमोरेंडम मतलब मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए होंगे। तो जो हमारा मेजर अकाउंट है दैट इज ब्रांच अकाउंट। इसमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं आता, इसमें डायरेक्ट नेट प्रॉफिट ही आता है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, ब्रांच अकाउंट में डेबिट में टू बैलेंस बीडी। मैं इसके जर्नल एंट्रीज नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल हैं और इसमें जनरली लेजर ही आता है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में फिर भी जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में क्या आएंगे, जितने भी असेट्स के बैलेंसेज हैं। मेजर असेट्स कौन कौन से होते हैं, स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकते हैं, कैश हो सकता है या पेटी कैश भी हो सकता है। ठीक है, जो कैश या पेटी कैश है वो टू बैंक या वैसे कुछ है? नहीं, ये सारे बैलेंस आएंगे क्योंकि यहाँ पर सारा रेमिटेंसेज ये अज्यूम किया जाता है कि ऑल रेमिटेंसेज आर मेड टू हेड ऑफिस, और अगर नहीं भी किया कुछ भी तो वो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, मतलब ब्रांच कैश मेमोरेंडम में बन जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यहाँ आ जाएगा। ये जो बैलेंस सीडी होगा, ये बैलेंस सीडी, नहीं जैसे कोई मनी सेंड किया, हमने सेंड किया या उन्होंने सेंड किया तो वो किन्होंने, नहीं बैंक में अगर मनी भेजेंगे तब तो बैंक आएगा, ये तो ओपनिंग बैलेंस है बेटा। अच्छा, ये ओपनिंग का सिर्फ, हाँ ये देख, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। स्टॉक ये तो मेजर हैं जो कि होते हैं। इसके अलावा मान लो कोई एक्रूड इनकम है, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वो भी यहाँ आ सकते हैं। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या यहाँ पर एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारे असेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं।
इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं उनके बैलेंसेस, बाय बैलेंस BD, ये लायबिलिटीज़ हो गई। लायबिलिटीज़ में मेजर कौन सी होंगी? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर किसी भी तरह की एडवांस इनकम। ऑल्दो एडवांस इनकम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बट स्टिल इसके अलावा भी अगर हमने कोई ब्रांच ने कोई लोन लिया है, किसी को लोन दिया है, वो सब हमारा इसमें आ जाएगा। यहाँ पर टू बैलेंस CD, तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स हैं, ये ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज़ हैं, और ये क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अब क्या होगा ना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी नहीं। जैसे कि मान लो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स 1 लाख के थे, 10% का डिप्रिसिएशन लगा, तो हमने 1 लाख यहाँ दिखा दिया, आफ्टर डिप्रिसिएशन 90,000 यहाँ दिखा दिया। यानी कि जो डिप्रिसिएशन के 10,000 थे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे थे, जो ब्रांच यहाँ नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर फिर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कौन से? जो हेड ऑफिस ने भेजी हैं। ठीक है, वो भी सारी आ जाएंगी। यहाँ लिख लो, बाय हेड ऑफिस हो या बाय अनदर ब्रांच हो, एक ही बात है। कोई दूसरी ब्रांच भेज रही है तो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे टू बैंक, जो भी हेड ऑफिस ने हमारे लिए एक्सपेंसेस किए हैं, रेमिटेंसेस बाय हेड ऑफिस, ये आ गया। तो बेसिकली जो हमने स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में इतना एक्सपेंडेड फॉर्म किया था, वो सारा यहाँ आ जाएगा। और अभी इसमें एक और बात होती है कि इसको हम एट कॉस्ट भी बना सकते हैं। समझ रहे हो? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम दोनों पे बन सकता है। हाँ, दोनों पे बन सकता है। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम सिर्फ इनवॉइस पे ही काम आ रहा था, लेकिन अगर हम कॉस्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो ये सारा हमारा अभी हम कॉस्ट वाला बेसिस कर रहे हैं कि एट कॉस्ट बन रहा है। अब यहाँ पर बाय बैंक, यहाँ बैंक में कौन सी फिगर आएगी? तो हमने उनको भेजा वापस। हाँ, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस। अब रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस दोनों तरह से हो सकता है, बाय ब्रांच भी हो सकता है और बाय कस्टमर पेड डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अब इसीलिए ना हम इसको डेटर सिस्टम कहते हैं। देखो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया, सेल्स हमारी जो रेमिटेंसीज है, इसमें हम सेल्स नहीं लिख रहे कहीं भी, हम लिख रहे हैं टोटल रेमिटेंसीज कितने हैं, कहीं भी सेल्स नहीं आ रही है। ठीक है, जितने भी हमें डेटर्स ने पैसे दिए डायरेक्टली हेड ऑफिस को, वो तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट से कोई भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। जैसे कि बैड डेट्स हम इसमें नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि डेटर्स का जब क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये डिस्काउंट अलाउड बैड डेट सबके बाद ही आ रहा है ना। अगर हमने BR इशू किए हैं तो यहाँ से डेटर्स कम हो जाएंगे और BR इशू हो जाएंगे। इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा? ये आएगा ना, अभी यहाँ से आएगा। पहले तो ये कर लेते हैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट कि बाय गुड्स, वही सारी फिगर्स है। तुम देखो वहाँ पे जो फिगर्स हमारी दो तरफ आ रही थी ना, वो सारी कैंसिल आउट हो गई और कंक्लूसिव ये आ रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये एकदम कंक्लूसिव पॉइंट आ रहा है। गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या क्या आ रहा है?
रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है, रिटर्न्ड बाय ब्रांच डेटर्स टू हेड ऑफिस और ट्रांसफर टू अनदर ब्रांच। अब तुम इसी को हम जब पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा इसमें प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आ रहा है प्रॉफिट का? देखो ना, इतना उनको गुड्स रिसीव हुई ब्रांच से, और यहाँ पे एक्सपेंसेस आ गए, यहाँ पे रेमिटेंसेस आ गए, यानी कि इनकम आ गई, जितने भी गुड्स भेजे वापस वो आ गए। तो जो रेमिटेंसेस हैं वो क्या हैं भाई? ये जो रेमिटेंसेस हैं, ये रेमिटेंसेस दो तरह से होंगे। कैसे होंगे? एक तो कैश सेल्स होंगी, एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स होगा, या फिर एक और चीज हो सकती है सेल ऑफ असेट्स। क्योंकि अगर हमने रेमिटेंसेस नहीं किए, मान लो फॉर एग्जांपल हमने कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हैं, वो तो रेमिटेंसेस में डाल दिए, कोई एसेट को सेल करके पैसा अपने पास रखा, तो अल्टीमेटली अगर वो यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ आ रहा है, अल्टीमेटली इन्हीं में एडजस्ट हो रहा है ना। अगर किसी डेटर ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट सेल्स हो रही हैं, तो क्रेडिट सेल्स में से हमारे डेटर्स यहाँ आ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस ब्रांच ने खुद पे किए हैं, ये एक्सपेंसेस कौन से हैं? अगर ये कैश सेल्स होगी फिर तो ये इनवॉइस प्राइस भी हो गई होगी। हाँ, तो वही तो डिफरेंस ही तो प्रॉफिट हो जाएगा। सेल्स तो इनवॉइस से ऊपर भी हो सकती है। अच्छा। सेल्स का कोई रूल थोड़ा ना है कि वो इनवॉइस पे होगी। तो एट कॉस्ट ये सब है, ये जो एट कॉस्ट हमारा ये होगा, देखो ये स्टॉक एट कॉस्ट होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट होगा, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट होगा। मतलब जो स्टॉक वाली ये चार फिगर्स हैं ये एट कॉस्ट होंगे। ये सब अगर इनवॉइस प्राइस पे हो गया फिर लोडिंग हटानी पड़ेगी। फिर लोडिंग के लिए हम रिवर्स में कर देंगे, इस वाले स्टॉक का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में, इस वाले स्टॉक का स्टॉक रिजर्व डेबिट में, इसे गुड्स सेंड टू ब्रांच का गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखेंगे यहाँ पे लोडिंग में, क्रेडिट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में लिख देंगे लोडिंग, इस वाले गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में लोडिंग, सारा ऐसे आ जाएगा। अगर मान लो कुछ कैश रेमिटेंसेस हैं जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिए लेकिन हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुए, तो वो कैश इन ट्रांसिट हो गया। ऐसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, गुड्स भेजे, उसको नहीं मिले तो स्टॉक इन ट्रांसिट। तो अल्टीमेटली सब कुछ यही घूम रहा है। अगर मान लो ब्रांच ने कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड किए, मतलब हेड ऑफिस ने जो इंकर्ड किए वो तो ये रहे रेमिटेंसेस बाय हेड ऑफिस, ये तो एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन अगर आपके वो एक्सपेंसेस ब्रांच ने खुद अपने पास से इंकर्ड किए हैं तो हम उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैश था, उसने एक्सपेंसेस किया, उसका कैश का बैलेंस कम हो गया। अच्छा, वो मेमोरेंडम कैश वगैरह में। हाँ, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको वो करें। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कोई भी असेट ब्रांच ने परचेज की है तो वो असेट तो भी हम देखो ना वो क्या होगा, ब्रांच ने असेट परचेज कर ली यानी कि वो रेमिटेंसेस कम करेंगे अब, और फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली आ तो इसी तरफ रहे, तो हम अपने आप ही वो रेमिटेंसेस से माइनस कर देंगे। अगर हमने उधार पे ली, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई असेट उधार पे खरीदी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एसेट्स आ गया, यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर आ गया। अगर हमने फर्नीचर उधार पे लिया है तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दोनों तरफ आ गया। अल्टीमेटली डुअल एस्पेक्ट तो फुलफिल हो ही रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई भी असेट हमने प्रॉफिट या लॉस पे बेची
तो भी हमारी जो फिक्स एसेट्स की क्लोजिंग फिगर है दैट इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तो हमें उसका लॉस है, उसका प्रॉफिट भी अलग से कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। रेमिटेंस इतना कम हुआ होगा या हाँ फिर वही तो, वो रेमिटेंसेस में गया होगा। तो अल्टीमेटली ऐसी आइटम्स जो कि यहीं पे एडजस्ट हो रही है, हमें कहीं उनको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पेटी कैश अगर फॉलो हो रहा है तो पेटी कैश में इम्प्रेस सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो इम्प्रेस सिस्टम में उसने इतना खर्च किया, इम्प्रेस सिस्टम में वो उतना और फुलफिल कर देगा, बचा हुआ एक्सपेंस हो गया। यानी कि बचा हुआ एक्सपेंस किसने दिया? हेड ऑफिस ने, रेमिटेंसेस उसने रेमिट कर दिया। भाई ब्रांच को उसने कहा कि तुम्हें 5,000 रुपये मेंटेन करने हैं, यहाँ 5,000 था, फिर ब्रांच ने कहा कि हमारे 4,000 के खर्चे होगा, 1,000 रुपये बचा है, तो ब्रांच क्या करेगी? या तो यहाँ पे पेटी कैश में 1,000 दिखा देगी, या ब्रांच क्या कहेगी यहाँ पे 5,000 दिखाएगी। अगर वो यहाँ 5 दिखा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 रिसीव हुआ होगा। तो अल्टीमेटली सब कुछ इन्हीं आइटम्स के बीच में आपस में घूम रहा है। यहाँ तुम लोगों ने बचपन में जो अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, आज उसको तुम रिलेट भी कर पा रहे हो कि ये कहीं ना कहीं वो अकाउंटिंग इक्वेशन का ही खेल चल रहा है, वही तो हो रहा है दोनों तरफ से अल्टीमेटली। ठीक है ना? तो ये ब्रांच अकाउंट है। अब इसमें मिसिंग फिगर्स के लिए हमें ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश कोई भी बनाना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर। बाकी जब हम डेटर सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ एक सिंगल अकाउंट ही बनाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनाते। ठीक है, नोट डाउन हो गया? तो अब एक ही क्वेश्चन है, इसे ट्राई करके देखो कि आता है कि नहीं आता। आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मैं तो हुई। कैसा लगा क्वेश्चन करके? टाइम लगा लेकिन हो गया एट द एंड, है ना? 15,000 हमारा आंसर आ गया। अब एक नया टास्क है, डू इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हो जाता है तो कमेंट में डाल देना हो गया जी, और जो नहीं होता तो नहीं हुआ जी, ये वाली इमोजी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों को बोलना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तुम भी पढ़ो, हम भी आगे बढ़ें, सब मिलजुल के आगे करें। तो क्या कहते हैं उसे? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक with your friends, share with your friends, subscribe and press the bell button to get notifications. Good luck.